नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश की पुलिस अक्सर सुर्खियों में रहती है या फिर कहें विवादों में रहती है। विवादों से इसका पुराना नाता है और ऐसा ही एक मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर एक शख्स ये शिकायत लेकर थाने पहुंचता है कि उसके साथ लूट हो गई, लेकिन उसी शख्स को पुलिस जेल भेजने का काम करती है। इसी पर बात करेंगे। बेगुनाह लुटेरा। कानपुर पुलिस के काम का अंदाज अक्सर उसे कटघरे में खड़ा करता आया है। पहले भी ये किसी ना किसी के लिए परेशानी का सबब भी बन जाता है। ऐसा ही एक मामला गुजैनी के थाने से सामने आया, जहां पुलिस ने लूट की शिकायत करने वाले पीड़ित को ही जेल भेज दिया। गुडवर्क दिखाने के चक्कर में गुजैनी थाने की पुलिस ने पीड़ित को ही लुटेरा बना दिया। हद तो तब हो गई जब कानपुर पुलिस कमिश्नर ने शिकायत को गंभीरता से न लेते हुए मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसी पर बात करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमने जब 112 नंबर डायल किया, उसके बाद में पुलिस वहाँ पे जेब्रा वालों को मेरे पास कॉल आती है रिटर्न कि आप कहाँ पर खड़े हैं। तो हमने बताया हम पुल से पहले थोड़ा रोड पे नहर किनारे खड़े हैं। बस वहाँ से आते हैं वो लोग, हमको अपनी बाइक में बैठाते हैं 2 पहिया में और सीधे ला के थाना छोड़ देते हैं। वहाँ पर रात भर रोकते हैं और अगले दिन भी रोकते हैं। उसके बाद में नाइट में हमें बर्रा थाना ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर वहाँ से अगले दिन हमें जेल भेज दिया जाता है। अगर आप स्मार्ट सिटी कानपुर में रहते हैं और खाकी से किसी बात की शिकायत करना चाहते हैं तो शिकायत करने से पहले आप सावधान हो जाइए, क्योंकि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस अपराधियों को नहीं, शिकायत करने वालों को जेल भेज रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये कानपुर कमिश्नरेट के नए बने थाने गुजैनी की थानेदार रविशंकर त्रिपाठी ने करके दिखाया है। कानपुर कमिश्नरेट के नए बने थाने गुजैनी के थानेदार रविशंकर ने ऐसा कारनामा किया जो खाकी का भरोसा खत्म करने के लिए काफी है। हैरानी की बात तो यह है कि मामले में पुलिस कमिश्नर भी अपने अफसर को बचाने में जुट गए हैं और पीड़ित की शिकायत पर गंभीरता न दिखाते हुए मामला एसीपी गोविंद नगर के पास भेज दिया है। कानपुर में खाकी के जुल्म के शिकार पीड़ित चंद्रवीर सिंह उर्फ राजन के मुताबिक बीते 18 जून को वो अपनी गाय को ढूंढने के लिए हाईवे के पास गए थे। उस दौरान बाइक सवार लुटेरों ने उसके साथ मारपीट कर रुपए और घड़ी छीन ली। पीड़ित जान बचाकर भागा और डायल 112 नंबर पर पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित को लेकर गुजैनी थाने पहुंची, जिसके बाद खाकी ने अपना वो खेल शुरू किया जिसके लिए वो पहले से बदनाम है। वहाँ ढूंढते वक्त हमारे साथ वो खुद लूटपाट भाई, मेरी घड़ी और मेरी चांदी की अंगूठी और 360 रुपये जेब से नीचे गए। मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया तो किसी तरह अपनी जान बचाकर मोबाइल लेकर वहां से भगे। फिर हमने अपने ही मोबाइल से 112 नंबर डायल करके अवगत कराया। बता दें, जिस समय पीड़ित चंद्रवीर को लेकर पुलिस थाने पहुंची, उससे कुछ देर बाद 2 और लूट की घटनाएं उसी इलाके में हुई, जिसमें से एक लुटेरे को स्थानीय युवक ने दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने थाने में बैठे लूट के शिकार चंद्रेश्वर उर्फ राजन की शिकायत लिखने के बजाय उसे ही लुटेरा बनाकर पकड़े गए लुटेरे के साथ जेल भेज दिया। हमने जब 112 नंबर डायल किया, उसके बाद में पुलिस वहाँ पे जेब्रा वालों को मेरे पास कॉल आती है रिटर्न कि आप कहाँ पर खड़े हैं। तो हमने बताया हम पुल से पहले थोड़ा रोड पे नहर किनारे खड़े हैं। बस वहाँ से आते हैं वो लोग, हमको अपनी बाइक में बैठाते हैं 2 पहिया में और सीधे ला के थाना छोड़ देते हैं। वहाँ पर रात भर रोकते हैं और अगले दिन भी रोकते हैं। उसके बाद में नाइट में हमें बर्रा थाना ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर वहाँ से अगले दिन हमें जेल भेज दिया जाता है। उन लूटों से हमारा कोई मतलब वास्ता नहीं था। हमने अपने गाय ढूंढ रहे थे, वहाँ ढूंढते वक्त हमारे साथ वो खुद लूटपाट भाई, मेरी घड़ी और मेरी चांदी की अंगूठी और 360 रुपये जेब से नीचे गए। मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया तो किसी तरह अपनी जान बचाकर मोबाइल लेकर वहाँ से भगे। फिर हमने अपने ही मोबाइल से 112 नंबर डायल करके अवगत कराया। भाई ने इस मामले की शिकायत और जांच के लिए पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई, तो पुलिस कमिश्नर ने मामले को गंभीरता से लेने की बजाय जांच एसीपी गोविंद नगर के पास भेज दी। कुछ लड़कों ने इनके साथ लूटपाट शुरू कर दी। इनके पेचकस लगाकर इनके हाथ की घड़ी, चांदी की अंगूठी और 360 रुपये छीन लिए। उसके बाद में इन्होंने 112 नंबर डायल किया होगा और 112 नंबर डायल करने के बाद जेब्रा गाड़ी आई, इनको ले जाके थाने में बैठा देती है और वहीं पे आसपास 2 घटनाएं और घटित होती हैं। एक गुजैनी हाईवे के ऊपर, एक गुजैनी हाईवे के नीचे रेलवे लाइन के पास में। और सारे लड़के गुजैनी एच ब्लॉक के थे, जो क्योंकि ऊपर जो हाईवे पे जो लूट हुई थी ब्रजेश के साथ में, तो ब्रजेश ने 2 लोगों को मौके पे पुलिस के साथ में पकड़ लिया था वहीं पर। तो वो 2 लोग तो आरोपी पकड़े गए थे मौके पर ही। और
दूसरे दिन हमें जानकारी होती रात में, पुलिस की कोई जानकारी नहीं आती, कोई सूचना नहीं आती हमारे घर में, ना तो किसी बार कोई सूचना दी जाती है। फिर दूसरे दिन हमें हमारे यहाँ जानकारी पहुँचती है कि आपका भाई वहाँ थाने में बंद है, तो हम लोग जाते हैं। कमिश्नर साहब के लिए 2 हलफनामे दिए, अपना अपना हलफनामा दिया, और माननीय न्यायालय महोदय के लिए 2 हलफनामे दिए। वो हलफनामे हमने न्यायालय में भी लगाए। कमिश्नर साहब को 22 स्पीड पोस्ट भेजे हमने 25 तारीख को। पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक पीड़ित पक्ष है, उनका ये कहना है कि साहब जो है हमारे साथ भी घटना हुई थी और हमको हमारे खिलाफ कार्रवाई हो गई। जो है प्रथम दृष्टया जो है ये पूछा गया तो उसमें मोबाइल रिकवरी है, और ये इस संबंध में एक जांच आई है। जांच के बाद जो भी मतलब अगर गलती होगी अगर पुलिस की तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये देखना पड़ेगा कि ये पता चल रहा है कि जो व्यक्ति ये कह रहा है और जो वादी जो पीड़ित पक्ष था, दोनों शायद पड़ोस के रहने वाले हैं, तो हो सकता है ये गंभीर बात है। इसकी जांच निष्पक्षता के आधार पर जो भी होगा। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के जुल्म का शिकार राजन अपने भाई के साथ अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। तमाम प्रयासों के बाद भी अभी तक दोषी पुलिस कर्मियों पर न तो कार्रवाई हुई, न ही पुलिस के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया। ऐसे में सवाल है कि आखिर मामले की जांच कब पूरी होगी, दोषी थानेदार पर सख्त कार्रवाई कब होगी, खाकी पर लगा दाग कैसे धुलेगा। सवाल थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर तक से है। खाकी पर लगे दाग बेहद गहरे हैं, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आपने सुना और देखा किस तरह से एक युवक अपनी शिकायत लेकर जाता है और उससे ही आरोपी बनाकर जेल भेज दिया जाता है। और जब वो जमानत पर बाहर आया है, अब कोशिश है कि वो बेगुनाह है, इसे साबित करे। और कमिश्नर ऑफिस भी गया, अब जांच की बात हो रही। जांच कब होगी, कैसे होगी, इस पर बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, मेरठ से उमेश जैन जी। उमेश जी, अपनी बात कह सकते हैं आप। उमेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद उमेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी की वजह से। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस की, जहां पर एक अनोखा ही मामला सामने आया है, जहां जो युवक है जिसके साथ खुद लूट हुई है, जैसा कि जो पीड़ित है बता रहा था कि वो वहां पर गाय ढूंढने गया था और गाय ढूंढने के दौरान कुछ लोग आए, उसके पैसे छीने, उसकी घड़ी छीनी, मोबाइल छीनने का प्रयास किया, लेकिन मोबाइल नहीं छीन पाए। जब उसने शिकायत की पुलिस से तो सिपाही पहुंचे जेबरा से और उसे लाकर थाने बैठा लिया। और थाने बैठाने के बाद कल अगले दिन जो है उसे दूसरे थाने भेज दिया जाता है, उसके बाद जेल भेज दिया जाता है। सवाल इस बात के हैं, क्या जांच नहीं की, जल्दबाजी में कदम उठा लिया? इसी पर हम बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ पीड़ित का जो भाई है शिववीर सिंह जुड़ गए हैं, पीड़ित के भाई हैं गुजनी से। और मधुर मोहन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। श्याम सिंह पवार हैं भारतीय प्रेस परिषद से। श्याम सिंह जी, स्वागत है आपका। शुरुआत मधुर आपके पास आएंगे। मधुर, पूरा मामला जो है, पीड़ित का कहना है कि कमिश्नर ऑफिस भी गए, कमिश्नर साहब ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया है, एसीपी जांच की बात कर रहे हैं। कब आखिर जांच होगी और जो दोषी हैं उन पर गाज गिरेगी कि या नहीं? क्योंकि जांच होगी तो दोषी तो पुलिस वाले ही पाए जाएंगे, तो क्या जांच निष्पक्ष हो पाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। मधुर जी बिल्कुल। यदि हम बात करें, ये जो मामला सामने आया, पुलिस की सब जो चीजें सामने आई हैं, वाकई एक चौंकाने वाला मामला ही सामने कि एक पीड़ित पर जो 18 जून को एक सूचना देता है पुलिस को, रात को खुद 112 नंबर कॉल करके कि हमारे साथ लूट हुई है, उसके बाद उसी पीड़ित को जेल भेज दिया जाए, अपने में एक बहुत सी बड़ी बात है। जिसके चक्कर इनके बड़े भाई जो है, पीड़ित का बड़ा भाई है, वो चक्कर लगा रहा है अधिकारियों और शासन सिर्फ उसको दे रहे हैं कि हाँ, इनको सख्त जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसको जेल भेजा जाएगा। लेकिन अभी तक मामले के 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से इनका जो पीड़ित का जो भाई है वो चक्कर लगा रहा है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, कुछ नहीं। आज चौथा दिन है, लेकिन चौथे दिन भी अभी तक कोई भी इनकी सुनवाई नहीं हुई है। चाहे ये कमिश्नर के पास गया हो या एसीपी के पास, डीसीपी के पास, किसी अधिकारी के पास गया हो, सिर्फ आश्वासन की बात करके इनको वहां से टहला दिया जा रहा है। जी बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे मधुर। एक बार फिर से हमारे कॉलर जो हैं दर्शक उमेश जैन जी जुड़ गए हैं। उमेश जी, अपनी बात आप कह सकते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाह रहा था, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं।
मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं बागपत कोषागार से रिटायर हुआ था 31/12 में, और मेरा जो क्लेम है वो सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर बागपत नहीं दे रहे हैं। 14/11/2005 से मेरा सही काम भी करने को तैयार नहीं है, तो ना कोई सुनने को तैयार है। कलेक्टर के पास जाओ तो वो भगा देते हैं, कमिश्नर के पास जाओ तो वो भगा देते हैं, शासन से कोई जवाब नहीं देता है। यदि आप मेरी हेल्प कर दो बिल्कुल तो मैं आपको 51,000 रुपए नहीं का चेक दे दूंगा। उमेश जी, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग का काम है आम जनमानस जो जनता है उसकी आवाज उठाना, उसके हक में खड़े होना और प्रयास करना कि अगर वो वाजिब है, जेन्युइन है, उसकी मदद हो। और हम चाहेंगे कि आप हमारे जो सहयोगी हैं उनको सारी चीज़, जिस नंबर पर आपने फ़ोन किया है, जो आपके पास चीज़ें हैं, जिस विभाग से संबंधित चीज़ें हैं, आप भिजवाइए। हम पूरा प्रयास करेंगे आप खबर को अच्छे से चलाने का और जो जिम्मेदार है उनसे सवाल पूछने का, ताकि आपको आपका हक मिले। शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए उमेश जी। वापस अपने कार्यक्रम में आएंगे। हमारे साथ जो घटना हुई है कानपुर से जुड़ी हुई, जो पीड़ित हैं उनके भाई मौजूद हैं, शिववीर सिंह। शिववीर, आप ही से जानना चाहेंगे, जैसा कि आपके जो भाई बता रहे हैं कि वो तो गाय चराने गए थे और उनके साथ ही हादसा हुआ और पुलिस ने उन्हें आरोपी बना दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी 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 सर। पहली बात तो मैं के न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारी बात को उठाने के लिए थोड़ा सा समय दिया गया हमको। सर, हमारा भाई बिल्कुल निर्दोष है, उसका कहीं किसी प्रकार का कोई घटनाक्रम से लेना देना नहीं है। मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य है और पर्याप्त सबूत है, लेकिन मैं न्याय की मांग कर रहा हूँ। जगह जगह दर भटक रहा हूँ, जगह जगह जाकर के अधिकारियों से मैं न्याय की मांग कर रहा हूँ सर। और जो घटनाक्रम है, घटनाक्रम के सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद है सर। शिविर, हम चाहेंगे दर्शकों को आप जो साक्ष्य हैं वो बताने का प्रयास करें कि किस वक्त वो वहां पहुंचा था, उसके बाद क्या कुछ हुआ, और आरोपी बनाया है तो आरोपी पुलिस ऐसे नहीं बनाती, उसके बाद कुछ साक्ष्य होंगे ना आरोपी बनाने के, कि ये जो लूट का मामला है इस आरोपी ने ही लूट की है, इस युवक ने ही लूट की है, या फिर ऐसे ही झूठ में अपने मन से जो बनाकर पूरा FIR दर्ज करके उसे जेल भेज दिया? सर ऐसा है, 18 तारीख को रात को क्या हुआ, हमारी गाय खो गई थी। तो गाय खो जाने के बाद में हमारा भाई उसको ढूंढने के लिए जाता है। तो गाय क्या है, गाय रात में बगल में पार्क है, टंकी पार्क, वहीं पे गाय ज्यादातर खड़ी रहती है और गाय दूध देने वाली गाय है, तो इसलिए लोग और कहीं कोई बांध न ले, तो मम्मी ने उसको ढूंढने के लिए भेजा। वो वहां जाता है, वहां 4 लड़के खड़े होते हैं और वो स्क्रू ड्राइवर पेचकस लेकर के इसके लगा देते हैं, बोलते हैं जो कुछ लियो दे दो। इसके हाथ से एक इसकी घड़ी छीन लेते हैं, इसकी चांदी की अंगूठी छीन लेते हैं और 360 रुपए इसके जेब में होते हैं वो छीन लेते हैं। ये जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागता है। भागने के बाद में 112 नंबर पर पूरी घटनाक्रम की पूरी सूचना जो काल गुणवत्ता के लिए रिकॉर्ड होती है, वो उसकी जानकारी हमें ऊपर से भी हो जाएगी। उसमें इसने सारी सूचना दी, जेब्रा नंबर इनसे संपर्क में आती है, जेब्रा नंबर की सहायता के लिए पहुंचती है, इनको ले जाकर थाने बैठाल दिया जाता है। थाने बैठालने के बाद में वहां मनगढ़ंत कहानी बना करके, जबकि मेरा भाई पहले थाने बैठ जाता है जाकर के, बाकी सारी घटनाओं के क्रम वाले बाद में जाते हैं, तो मनगढ़ंत कहानी बना करके मेरे भाई को मुलजिम बना दिया जाता है। शिविर, किस आरोप में किसको लूटा है? क्योंकि अगर पुलिस मुजरिम बना रही तो उसके पास भी साक्ष्य होंगे, एविडेंस होंगे कि जो युवक है उसने लूट की है, तो किनके साथ लूट की है और कौन है वो लोग जिनके साथ लूट हुई है, उनका उस मामले को लेकर आरोपी बनाया है, क्या आपकी जानकारी में है? सर ऐसा था, 3 घटनाएं घटी वहां पर, जबकि मेरे भाई के साथ जो घटना घटी वो 12-20। आपके भाई के साथ जो घटना घटी उसको कुछ देर के लिए हटा देते हैं, लेकिन आपके भाई को जो आरोपी बनाया गया है जिस संदर्भ में जिनके साथ लूट हुई है, वो क्या मामला है? सर ऐसा है, वो जो गोविंद प्रसाद के साथ में, गोविंद प्रसाद अपने फैक्ट्री से काम करके आ रहा था। अच्छा। उसके मोबाइल फोन और बताया गया कि 200 रुपए उसके छीने गए हैं। और जो ब्रजेश सैनी है लड़का, ये KPL फैक्ट्री से अपने पिताजी को खाना दे करके आ रहा था। तो खाना देने के बाद में हाईवे के ऊपर से आ रहा था, जबकि ये घटना अलग जगह पे है और उससे वहां पर 1300 रुपए की लूट होती है ब्रजेश सैनी ने। तो ऐसा हुआ, जब हमें ये सुबह ही घटना की जानकारी हुई तो मैंने दोनों लोगों से मिला और दोनों लोगों से मिलने के बाद हमने अपनी बात बताई। हमने कहा भाई ऐसी बात है,
आप हमको बताइए, और ये मेरा भाई है। तो बोले नहीं, उसमें पुलिस ने सिर्फ 2 लोगों को जेल भेजा, तीसरा कोई नहीं है। तो मैंने अपने भाई की फोटो दिखाई, मैंने बताया, मैंने कहा ये मेरा भाई है। बोले नहीं, इसको जेल नहीं भेजा गया, ये हमारी घटना में नहीं है। तो हमने कहा नहीं, तुम्हारी घटना में नहीं, लेकिन पुलिस ने किसी घटना में उसको बनाकर जेल भेजा है। तो बोले कि आप ऐसा है, तुम्हारा भाई को ना तो मैंने देखा, ना तो मैंने तुम्हारे भाई को पकड़ा, क्योंकि ब्रजेश सैनी 2 लोगों को पुलिस की मदद से या अपने स्वयं मतलब पहले पकड़ लिया, बाकी पुलिस मदद में वहां पहुंच गई। तो इन लोगों ने हमको हलफनामा लिख करके दिया है, जो हमने माननीय कमिश्नर महोदय जी को दिया है और न्यायालय में प्रस्तुत किया है। सर शिववीर, जैसा आप बता रहे हैं, जिनके साथ लूट हुई, जो दूसरी घटना है जिसमें ब्रजेश सैनी के साथ लूट हुई है, एक गोविंद नाम भी आप बता रहे हैं, ये दोनों एक साथ थे जब इनके साथ लूट हुई है, या फिर ये दोनों भी अलग अलग लूट के शिकार? नहीं सर, एक के साथ में हाईवे के ऊपर लूट हो रही थी, लमसम वहां से 300 मीटर दूर पर। एक के साथ में रेलवे लाइन किनारे लूट हो रही थी, और हमारे भाई की वहां से 200 मीटर 300 मीटर दूर हमारे भाई के साथ लूट हो रही थी। तीनों घटनाएं अलग अलग है, दोनों अलग अलग ठीक है। ठीक है, कुल मिलाकर जिनके साथ लूट हुई उनका भी मानना है, उनका कहना है कि ये शख्स उसमें मौजूद नहीं थे, इनको गलत आरोपी बना दिया गया। ये साक्ष्य आपके पास हैं, आपके पास लौटेंगे। एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ बने श्याम सिंह पवार जी, भारतीय प्रेस परिषद से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको चर्चा में। श्याम सिंह जी, आपने सुना जो पूरा घटना है, हमारे जो संवाददाता है उन्होंने भी बताया, जो पीड़ित के भाई उन्होंने भी बताया, कैसे देखते हैं ये जल्दबाजी में पुलिस ने काम किया है, फिर कुछ सोच समझकर जानबूझकर फंसाया गया है? ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, कहीं न कहीं ये बहुत ही शर्मनाक है, और ऐसे कारनामों की वजह से पूरा पुलिस विभाग बदनाम होता है। मैंने भी एक पत्रकार के नाते जो इसमें सच्चाई जानने की प्रयास किया है, और जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं उनमें 3 घटनाओं का जिक्र है। एक घटना लूट की होती है 11:20 पर, जो कि गोविंद प्रसाद के साथ होती है। दूसरी घटना हो रही है 11:40 पर, जो कि ब्रजेश कुमार सैनी के साथ हो रही है। और तीसरी घटना जो बताई जा रही 12:20 या 12:30 बजे के समथिंग, वह राजन सिंह के साथ दिखाई जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो 3 घटनाएं घटित हुई हैं, और उन 3 घटनाओं को पुलिस ने कहीं न कहीं एक में जोड़ दिया, और उसमें जो पहला घटनाक्रम का पीड़ित था उसको बना दिया और वादी बना करके मुकदमा दर्ज करवा दिया। दूसरा घटनाक्रम जिसके साथ घटा है उसको उन्होंने वादी बना दिया, एक गवाह बना दिया, सॉरी, और गवाह बनाने के बाद में उसको उस घटनाक्रम से बना दिया कि आप तस्वीर गवाह बन जाइए। और तीसरा जो शर्मनाक पहलू ये आया है, जिसके तीसरे साथ लूट हुई है, उसको भी उन्होंने एक लुटेरा बना दिया। और ये घटना ऐसी घटित हुई है कि 3 लोगों ने ही तो 112 नंबर डाल करके अपनी अपनी बात बताई है। जो घटनाक्रम में सामने आ रहा है, जो तथ्य राजन सिंह के द्वारा भी उपलब्ध कराया गया है कि मैंने भी 112 डायल किया था, तो कहीं न कहीं यदि ऐसा हो रहा है कि कोई लुटेरा अपने आप को खुद जो है पकड़वाना चाहता है, ये तो पहला मामला शायद हो सकता है। अगर पुलिस कहानी पर ऐसा देखा जाए कि पुलिस की कहानी सामने आ रही है, उस कहानी में ये बहुत एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आ रहा है कि एक लुटेरा ही क्या अपने आप को 112 नंबर मिला करके बुलाएगा मौके पर, किया जाइए हमको पकड़ ले जाइए। बिल्कुल। और श्याम सिंह जी, सबसे देखने वाली समझने वाली बात यह है कि जो भी लूट हुई बहुत बड़ी लूट नहीं हुई है। मतलब वहां से रात के वक्त जो लोग काम करके, फैक्ट्री एरिया पड़ता है दादानगर साइड में, इंडस्ट्रियल स्टेट पड़ता है, पनकी इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहां से जो लोग काम कर वापस लौट रहे हैं उनको शिकार निशाना बनाया गया है। तो कोई बहुत बड़ी लूट नहीं है। और टाइमिंग को देखकर अगर समझे हम तो 1, 2, 3 ये लूट जो है एक ही, ज्यादा वक्त में वो नहीं है कि बहुत ज्यादा गैप हो। तो इसको देखते हुए कह सकते हैं कि जो आखिर में राजन के साथ जो घटना हुई है, कोई एक ही ऐसा शख्स है, कुछ लोग हैं जिन्होंने तीनों घटनाओं को अंजाम दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें विषय यही सबसे बड़ा आ रहा है, जो कि सभी जो है पीड़ित थे तीनों घटनाओं के, उन्होंने पुलिस को 112 पर सूचना दिया है, और वो सभी तथ्य सामने आ रहे हैं। पहले तो पुलिस ये स्वीकारने को तैयार ही नहीं थी कि राजन सिंह ने कोई 112 नंबर भी डायल किया है, इस तरीके की उसने कभी स्वीकार नहीं किया है। ये तो बाद में पता चल रहा है, उसका मोबाइल जो बरामद हुआ है, मोबाइल से जानकारी हुई है कि उसने 112 नंबर पर डायल किया था। बिल्कुल। और यदि इस तरीके से फर्जी घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा तो ऐसे में पूरा विभाग बदनाम बिल्कुल। और पुलिस को भी लगता है कि एक के बाद एक अगर 3 लूट एक ही दिन में हो जाती हैं तो थाना प्रभारी पर भी सवाल उठते हैं कि आपके थाने में हो क्या रहा है। हो सकता है इसको छिपाने के लिए जल्द से जल्द सारी चीजें इन्होंने कर दी। आपके पास सर लौटेंगे, एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, किशोर मुंबई से। किशोर जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ सर, हेलो जी, मुंबई से बोलता हूँ मैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो हेलो
किशोर जी, हम चाहेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। हाँ हेलो, हाँ सर, हेलो, मैं बम्बई से बोलता हूँ, किशोर शाह जी। हेलो, वो क्या आपके भारत में है ना पुलिस का गुंडागिरी चालू है, सुनो क्या, इसके लिए पब्लिक ने उठाव करना चाहिए। आपके भारत में झूठे केस में गुंडों के साथ में पैसा देके झूठे एनकाउंटर करते हैं पुलिस वाले, आपके भारत में ऐसा चलता है। वहाँ तक नहीं तो हुक्मशाही पुलिस की गुंडागिरी चालू है, डाइव से भी ज्यादा गुंडागिरी पुलिस की है आपके भारत में। ऐसा उनको सीनियर का असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर उनको साथ देते हैं, इसलिए पब्लिक ने आवाज उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने ध्यान देना चाहिए, राष्ट्रपति जी ने ध्यान देना चाहिए इसमें। आपके भारत में ऐसा गुंडागिरी पुलिस की चालू है, जो पैसा खाके एफआईआर लिखते हैं, झूठे केस में फंसाते हैं, खुद गुंडागिरी करते हैं। जो शुक्रिया आपकी राय के लिए, और हम समझ सकते हैं आपका जो इस वक्त घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर आप काफी नाराज हैं और आपकी नाराजगी जायज भी है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, पीसी अचान साहब हैं, मानवाधिकार से जुड़े हैं, केरल से हैं। सर, स्वागत है आपका चर्चा में। अच्छा, बहुत पीसी अचान जी, आज जो हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, एक ऐसी घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से, जहां पर एक जो शख्स है अपनी शिकायत लेकर थाने जाता है और उसी को आरोपी बना दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, और उस शख्स के पास सारे साक्ष्य भी हैं कि उसने कोई चोरी नहीं की, कोई लूट नहीं की है, और उसे लुटेरा बना दिया जाता है। पुलिस वाले ने क्या किया है वो तो एकदम गलत है, क्योंकि शिकायत करने वालों को के लिए पुलिस करना काम करना चाहिए, लेकिन लोग तो क्या करता है, किसके पास से कोई भी घूसखोरी देगा तो उन लोगों के लिए काम करता है। ऐसा करना नहीं चाहिए। कौन शिकायत करने जाता है उसका सच समझने के बाद एफआईआर करके, एफआईआर बना के कल्प्रिट लोगों को ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इधर क्या घटना हुआ है, तो शिकायत करने गया है, वो पकड़ के जेल में गया है, वो तो अच्छा नहीं है। और सभी को हमारा आर्टिकल 21 क्या बोलते हैं, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ हम सब जन को है, अच्छी तरह जीने के लिए। तो पूरा मानवाधिकार अपने अच्छे से जीने के लिए हक है। पीसी अचान जी की आवाज ठीक से नहीं आ रही, वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। शिववीर हमारे साथ बने हैं, जो पीड़ित के भाई हैं। शिववीर, जो ये मामला पूरा है, जैसा हमने देखा कि उस दिन 2 लूट और हुई थी, जैसा आपने बताया भी, एक गोविंद है, एक ब्रजेश सैनी है, तो ये दोनों जो हैं, क्या इनसे आपकी बातचीत हुई है? जैसे आपने कहा कि ब्रजेश सैनी से हमने बात की, उनको बताया तो उन्होंने कहा नहीं, ये शख्स वहां पे नहीं था और आपका भाई को हम नहीं जानते। क्या गोविंद से भी आपकी बात हुई जिसके साथ लूट हुई? भाई जी सर, जब हमारा भाई जेल चला गया तो जेल जाने के बाद मैंने घटनाक्रम की पूरी जानकारी की। मैंने कहा कि भाई किसके साथ लूट हुई है, कौन है, जरा हम भी जानते हैं। फिर मैंने जब जानकारी की तो जानकारी करने के बाद फिर उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद जब हमने उनसे सारी घटनाक्रम के बारे में जब जानकारी दी तो उन्होंने कहा नहीं, आपके भाई का कोई लेना देना नहीं, जो 2 लोग पकड़े गए थे उनको मैंने भी पहचाना है और उन्हीं के पास से हमारा मोबाइल बरामद हुआ है। और जबकि ब्रजेश का तो कहना था कि मेरा तो केवल पैसा गया है, मेरा मोबाइल तो पुलिस ने स्वयं लिया है। शिववीर, मतलब आपकी बात तो ब्रजेश और गोविंद दोनों से हुई है? दोनों लोगों से हुई है सर। ठीक है, तो ये जो अगर आपके भाई को आरोपी बनाया तो उसके लिए गवाह भी होने चाहिए ना कि आपके भाई ने ये लूट की है। तो गवाह तो है नहीं पुलिस के पास गवाही देने के लिए, एविडेंस तो है नहीं, तो फिर उसको आरोपी कैसे बना दिया? जो 2 शख्स पकड़े गए थे, क्या उन्होंने कह दिया मेरे साथ शामिल था? जी सर, ऐसा था ना, जो तीसरा जो घटना घटी जिसके साथ में दूसरी घटना घटी, उस व्यक्ति को इन्होंने चश्मदीद गवाह बना दिया। ब्रजेश कुमार सैनी को इन्होंने चश्मदीद गवाह बनाया, क्योंकि उसको उस समय पर चोट भी लगी, उसके सर में चोट लगी। चोट लगने के बाद उसका मेडिकल हुआ, उसी ने 2 लोगों को पकड़ा भी, उसको चश्मदीद गवाह बना करके इन्होंने पेश किया, लेकिन उसको कोई भी शिनाख्त नहीं कराई गई। न शिनाख्त कराई गई, न पहचान कराई गई, न। और ऐसा था वो गरीब व्यक्ति है, उसको डरा धमका के इन्होंने भेज भी दिया। उसका कीपैड मोबाइल था, उसका मोबाइल फोन भी अपने पास रख लिया इन्होंने।
अच्छा, हलफनामे में कहा है सर। अच्छा, उसने दस्तखत कर दिया कि हाँ ये 3 लोग थे, उसने आपके भाई को देखा भी नहीं है, उसका कहना है। उसका कहना है कि पुलिस ने मुझे 2 लोगों को दिखाया है, तीसरा व्यक्ति कोई नहीं दिखाया, क्योंकि 2 लोगों को ही मैंने पकड़ा था। चश्मदीद ने 2 लोगों को ही पकड़ा था साथ में, तो 2 लोगों को उसने पहचाना था, बाकी तीसरा कोई नहीं था। बिल्कुल जल्दबाजी में ये काम किया गया है और निश्चित रूप से के न्यूज़ की कोशिश है कि आपको न्याय मिले, उसके लिए के न्यूज़ लगातार अपना कार्यक्रम कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, आप लोग बने रहिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जय जय महातारी, जय जय महातारी। धानी रंग मां सजे है, धानी रंग मां सजे है, छत्तीसगढ़ महातारी। तोर को राहे सरग जैसन, जय जय महातारी। हसिया बाली हाथ में सोहे, हसिया बाली हाथ में सोहे, किस्म किस्म फुलवारी। तोर को राहे सरग जैसन, छत्तीसगढ़ महातारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महातारी। महानदी औ इंद्रावती, तोरे चरण पखारे माँ। जुग जुग ले तैहा, सबके जीवन सवारे माँ। महर महर इहा के माटी, गर्भ रतन भरे हैं। हरियर हरियर रुख ओराए, मन के मन लहरे। मौर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत, कर गए ऋषि नर नारी। तोर को राहे सरग जैसन, छत्तीसगढ़ महातारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महातारी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बेगुनाह लुटेरा। जी हां, उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने कुछ ऐसा ही कारनामा किया है जिसने पूरे पुलिस महकमे को, विभाग को शर्मसार कर दिया है। अब जो पीड़ित है उसका भाई जेल से बाहर आ चुका है जमानत पर। अब वो जो शिकायत लेकर पहुंच रहा है थाने में, कमिश्नर ऑफिस भी गया तो कमिश्नर साहब ने जो है उसे एसीपी के पास भेज दिया कि जांच कीजिए। एसीपी कह रहे हैं जांच होगी, देखा जाएगा। वो रोज चक्कर लगा रहा है लेकिन अभी तक जांच की बात सामने नहीं आ रही, क्योंकि अगर जांच होगी तो निष्पक्ष अगर जांच होगी तो उसमें दोषी जो होंगे वो पुलिसकर्मी होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि शिकायत करने गया था पुलिस के पास और उसे लुटेरा बना दिया गया है। बड़ा कमाल है, बड़ा हैरान करने वाली खबर है ये। तो अब तो ये माने कि अगर आपके साथ छोटी मोटी लूट हो जाए, अगर हमारे दर्शक सुन रहे हैं तो वो ध्यान दें इस बात को, अगर आपके साथ कोई छोटी मोटी लूट हो जाए 2, 4, 500, 1000, 2000, तो आप थाने मत जाइए, आप चुपचाप घर चले जाइए, बर्दाश्त कर लीजिए। क्योंकि थाने जाएंगे वो पैसे तो आपको मिलेंगे नहीं,
उल्टा आपको जेल भेज दिया जाएगा। यह है उत्तर प्रदेश की मित्र पुलिस की परिभाषा। श्याम सिंह जी, आप ही के पास आएंगे, कैसे देखें? बड़ा हैरान करने वाला मामला है कि बेचारा वो शख्स अपनी शिकायत लेकर पहुंचता है, उसको आप जेल भेज देते हैं। और अगर पीड़ित का भाई थोड़ा सक्रिय ना होता इस पूरे मामले को लेकर तो अब तक तो कुछ होता भी ना। वो तो उनके पास भी गया जिनके पास साथ लूट हुई है, उनसे बातचीत की। उन लोगों का कहना है कि यह शख्स तो वहां पर था ही नहीं। अब जब शिकायत लेकर वो कमिश्नरेट ऑफिस जा रहा है तो कमिश्नरेट ऑफिस ने एसीपी के पास भेजा है, एसीपी जांच की बात कर रहे हैं। क्या लगता है श्याम सिंह जी, निष्पक्ष जांच हो पाएगी? श्याम सिंह जी, देखिए शैलेंद्र जी, अभी तक जो घटनाक्रम घटा है और उस परिदृश्य पर नजर डालें तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इसमें न्याय हो पाएगा, क्योंकि 18 और 19 जून की रात में जो है ये घटनाक्रम घटे। इसके बाद जो व्यक्ति पीड़ित अपने आप को समझ रहा था कि मेरा भाई निर्दोष है, उसने पहल की और शिकायतकर्ता चरणजीत से जाकर के मिले, उनसे बात किया, उन लोगों से जानकारी प्राप्त की कि क्या मेरा भाई घटना में शामिल था। तो उसको जानकारी दे दी गई कि आपका भाई कहीं कहीं निर्दोष है और गलत फंसाया गया है। जब ये बात उन्होंने कही तो और इस संबंध में गवाह जो बनाया गया था पुलिस द्वारा और जो वादी बनाया गया है, उन लोगों ने शपथ पत्र भी माननीय न्यायालय में भी दिए हैं और माननीय कमिश्नर साहब को भी दिए हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि 25 जून को जो है शपथ पत्र दिए गए थे कमिश्नर साहब को, इसके बाद हाथों हाथ 8 जुलाई को दिए गए। आज तक जो है जानकारी जो प्राप्त की है, किसी भी जांच अधिकारी ने यह स्वीकार नहीं किया है कि शपथ पत्र मेरे पास आए हुए हैं। ऐसी जानकारी कोई भी देने को तैयार नहीं है। कहीं न कहीं शपथ पत्र गए कहां? सबसे बड़ा तो जांच का विषय ये है, क्या ये जो है एसीपी साहब के ऑफिस से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो बार बार कह देते हैं कि जांच होगी जांच होगी। और करीब श्याम सिंह जी 1 महीना होने को आया है, 1 महीने का समय होने को आया है और अब तक आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर आप कुछ करना चाहते नहीं हैं? जा रहा है समथिंग, जांच पर जांच के नाम पे कहा जा रहा है और वो शपथ पत्र अभी एसीपी ऑफिस से थाने नहीं पहुंच पा रहे। सर लौटेंगे आपके पास। मधुर मोहन हमारे साथ बने हुए। मधुर, आपके पास आएंगे। जो गुजैनी थाने के इंचार्ज हैं उनको लेकर अगर जानकारी लेना चाहें तो क्या उनका तरीका है? क्या उनका यही तरीका है? इसके पहले भी इस तरीके के उन्होंने काम किए हैं कि वो शिकायत लेकर जाए उसको जेल भेज देते हैं, फिर शिकायत सुनते नहीं है? मधुर मोहन जी, यदि हम बिल्कुल बात करें अभी संगत त्रिपाठी जो इसमें गुजैनी थाना 10 बनाया गया है, क्योंकि कमिश्नरेट में नए थाने 4 बनाए गए थे, उसमें गुजैनी थाना भी बनाया गया था, जिसके नए थाने 10 बनाए गए थे। यदि इनके पुराने कार्यकाल की हम बात करें, जैसे पहले सजेती में रहे हैं, घाटमपुर में, बर्रा में भी रहे हैं, नौस्ता में, कई जगह रहे हैं, तो इनके कारनामे वाकई देखने मिले बेफालतू लोगों मानना। अभी कुछ दिन पहले यदि हम बात करें नए थाने जब इंचार्ज जब ये बनाए गए थे, उसके ठीक 3 दिन बाद एक वीडियो वाले को, तो ये ठेले वाले को लाठी से मार रहे थे बेवजह उसको, तो उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन अधिकारियों ने कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं की थी। तो कहने की कार्रवाई में कई बार सवाल उठ चुके हैं। जो भी वादी जाता है पीढ़ी जाता है उससे सही से बात नहीं करते, सिपाहियों से बात करते, अपना खुद नहीं मिलते, अपना सिर्फ घूमते रहते। तो कहीं ना कहीं इनके जो कार्य प्रणाली उसमें कहीं ना कहीं कई बार सवाल उठ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यारी जो ये मामला सामने का आया कि 18 जून को एक व्यक्ति इनके पास जाता है, अपनी सूचना देता है लूट के, और उसको ही इसको पीड़ित को ये जेल भेज देता है। 27 दिन वो जेल में रहता है। जो युवक होता है उसको 27 दिन जेल में रखा है, 27 दिन बाद लौट जाता है। लेकिन अभी तक 1 महीना पूरा होने को आया, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं। जो दोषी पुलिसकर्मी है वो वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। लेकिन जो एसीपी विकास पांडे गोविंदनगर, उनका सिर्फ साहब कहना है जांच की बात हो रही है। कहीं ना कहीं जो पीड़ित है और पीड़ित का परिवार है, कहने के वो दुखी और अधिकारियों चक्कर लगा रहा है। लेकिन जो ये थाना अध्यक्ष है ये वैसे के वैसे रवैया अभी अपना रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने की बात ही सामने इसमें आ रही है। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया भी कुछ दिन पहले सब्जी वाले और ठेले वाले के साथ भी मारपीट करते नजर आए। तो कुल मिलाकर जो थाना अध्यक्ष हैं गुजैनी थाने के, कानपुर के गुजैनी थाने के जो थाना अध्यक्ष हैं, उनका काम है जो गरीब मजलूम सीधे साधे लोग हैं जिनकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच सकती, उनको दबाएं, उनको कुचलें, उनको परेशान करें। शिववीर हमारे साथ बने हुए हैं। शिववीर, जैसा आपने बताया सारी जो घटना है, उसके बाद आप जो दूसरे लूटे जिनके साथ लूट हुई थी उनके पास पहुंचे, उन्होंने साफ कर दिया कि आपके भाई इसमें शामिल नहीं थे, ये उनका कहना है। पुलिस ने उनसे दस्तखत करा लिए और उनको जेल भेज दिया। जब पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही है तो फिर मीडिया का भी काम होता है ऐसी खबरों को उठाना, हम तो अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद अगला स्टेप होता है न्यायालय जाइए, कोर्ट जाइए। आपके वकील का क्या कुछ कहना है? अगर पुलिस मामले की बात मामला में जो कार्रवाई ठीक से नहीं कर रही है, 1 महीना होने को आया है, तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? क्या आप सीधे कोर्ट में जाएंगे पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली को लेकर?
जी सर, हम वो पुलिस प्रशासन कार्य प्रणाली को लेकर के मैं माननीय न्यायालय के यहाँ प्रस्तुत होऊंगा, जरूर प्रस्तुत होऊंगा, क्योंकि ऐसा मुझको तो न्याय चाहिए। मैं आज मतलब मीडिया के माध्यम से अपना न्याय की तलाश कर रहा हूँ, उच्च अधिकारियों के माध्यम से मैं न्याय की तलाश कर रहा हूँ। अगर इसमें नहीं कुछ होता तो मैं न्यायालय के माध्यम से भी न्याय की तलाश करूंगा। महोदय, मैं लास्ट टाइम तक इस लड़ाई को लड़ूंगा, क्योंकि मेरा भाई निर्दोष है, क्योंकि सामाजिक छवि हमारे घर की खराब हुई है और मेरे भाई का जीवन खराब हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे हमें हमारे भाई का जीवन की पूरी तहस नहस हो गई, क्योंकि उसकी शादी भी नहीं हुई, अभी उसने अपना करियर शुरू भी नहीं किया। उसके दिमाग में जो जेल में 27 दिन रहा है, इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। वो घर में ना तो कोई बात एक सीधा साधा आदमी जो कभी किसी तरह के उसके ऊपर मुकदमे ना हो, इसके पहले किसी तरह का कोई मुकदमा आपके भाई के ऊपर रहा है शिववीर जी? कोई मुकदमा नहीं सर। ऐसा था, हमारे पिताजी एक्समैन है, फौजी रिटायरमेंट है। हम चाहते थे कि हमारा भाई उन्हीं पापा के जो कोटा मिलता है एक्समैन कोटे में ही हमारा भाई जाए और जा करके कहीं ना कहीं सेवा करे देश की, लेकिन पुलिस के द्वारा इस कार्यशैली से मेरे भाई का जीवन। बिल्कुल आप परेशान मत हुई जी शिववीर जी। अक्सर के न्यूज की कोशिश रहती है कि ऐसे मामलों को उठाएं जो सीधे जनता से जुड़ाव रखते हो, जो पीड़ित लोग उनको न्याय मिले, और अक्सर हमारे जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है के न्यूज का, उससे लोगों को मदद भी मिलती है। तो उम्मीद करते हैं इसके जरिए शायद आपकी आवाज जो आला अधिकारी पुलिस के हैं उन तक पहुंचे, उनको लगे नहीं पुलिस विभाग की बदनामी हो रही है, तो शायद वो खुद ही एक्शन ले लें, कोर्ट को ना आगे आना पड़े। नहीं तो कोर्ट तो फिर तलब करेगा अधिकारियों को कि आप आइए हमारी कोर्ट में हाजिर होइए, तब तो आपको एक्शन लेना ही होगा। पीसी चांदी हमारे साथ बने हुए। पीसी चांदी, जैसे आपने देखा कि अक्सर हम देखते हैं पुलिस उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करती है जब कोई केस शॉर्ट आउट नहीं कर पाती, नहीं सॉल्व कर पाती, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको ही जेल भेज देती है, पेशेवर अपराधी होते हैं। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन ये तो जो है, इसके ऊपर कोई केस भी पहले नहीं था, उसी को आरोपी बना दिया। अब तो डर लगेगा किसी को पुलिस के पास जाने में, शिकायत करने में, कहीं पता चला आपने शिकायत लेके गए हैं, हम ही को जेल ना भेज दें। पीसी चांदी, पीसी चांदी आपकी आवाज नहीं आ रही, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। हाँ सॉरी। अच्छा, ऐसा है, यदि कोई शिकायत करने पुलिस स्टेशन में थाने पर जाने पर उधर का दरोगा उनके विरुद्ध कार्रवाई लेना तो अच्छा नहीं है। तब तो कोई फिर अच्छे काम करने के लिए कोई कुछ कम। पीसी चांद जी की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। श्याम सिंह जी के पास आएंगे। श्याम सिंह जी, कौन है पुलिस वाले, उन लोगों को भरोसा दिलवाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, वो भी नहीं। ऐसा यदि इस आदमी को जेल में भेज दिया तो वो पुलिस के विरुद्ध मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए कार्रवाई करवाना है। उसके विरुद्ध क्या क्या कर सकता है, कोर्ट में जाना है, नहीं तो मानवाधिकार कमीशन में कंप्लेंट करना है, नहीं ये तो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में कंप्लेंट देना है। ऐसे उस पुलिस वालों के विरुद्ध कौन कौन अफेक्टेड है, विक्टिम। पीसी चांद जी अक्सर देखते हैं मानवाधिकार कमीशन में, पीसी चांद जी अक्सर देखते हैं मानवाधिकार कमीशन में अगर हम जाते हैं तो वहां पर भी थोड़ा समय लगता है। लेकिन ये जो मामला है इसमें अगर पुलिस जो है जांच लेट कर रही है, क्योंकि हर एक ही समय सीमा है जांच की, और आप जांच अगर लेट कर रहे तो फिर हम सीधे कोर्ट ही जाएं। अब कोर्ट में जब कोर्ट ऑर्डर जाएगा, जब कोर्ट अधिकारियों को तलब करेगी तभी इस पर न्याय मिलेगा पीड़ित को, ये माने यहाँ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए कार्रवाई करना है, क्योंकि कंप्लेंट देने जा रहे हैं, उन लोगों को पकड़ के हिरासत में रखता है तो वो तो एकदम ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और उन लोग तो घूस लेने के बाद कुछ करता होगा, तब तो उसका प्रूफ देख के डायरेक्ट कोर्ट में जाकर के कर सकता है। ठीक है। श्याम सिंह जी, क्या लगता है कितना और समय लगेगा इसमें? हमारी तो कोशिश है कि हमने तो सब दिखा दिया पूरा कार्यक्रम, और पीड़ित के भाई को बैठा दिया, जो शख्स है वो सामने भी ला दिया। क्या आपको लगता है पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा और जल्द का जांच करेगा, और जो जिम्मेदार अधिकारी है थाना अध्यक्ष उस पर कार्रवाई करेगा, या फिर इनको कोर्ट ही जाना पड़ेगा? क्योंकि जांच की भी समय सीमा होती है, या उस जांच के नाम पर आप चक्कर लगवाते रहेंगे पीड़ित को? श्याम सिंह जी, जैसा कि अभी तक देखने को मिला है, यदि पिछले घटनाक्रम पर नजर डालें तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी अधिकारी जो है इस पर प्रभावी कार्रवाई करेगा, क्योंकि लगभग 1 माह गुजरने को है
और 1 माह गुजरने के बाद, यानी कि अगर ये पहले देखा जाए तो जो आरोपी बनाया गया है उसके भाई शिववीर ने एक शपथ पत्र जो है भेजे हैं 25 जून को। इसके बाद जाकर के हाथों हाथ 8 जुलाई को दिए हुए हैं। इतने दिन गुजरने के बाद भी आज तक कोई भी ऐसी जो है नजरिया प्रयास नहीं पेश किया गया है पुलिस द्वारा, जो कहीं प्रतीत होता कि किसी भी जो है तरह का न्याय पर परक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए और भी इस पे बहुत गौर करने का मामला ये आता है कि जिस तरीके से कहानी बनाई जाती है खुलासे की, उस खुलासे पर तो अब जो है सवालिया निशान खड़ा ही हो गया है ना। क्योंकि जब खुद ही जिसको इन्होंने जेल भेजा है लूट के आरोप में, उसने खुद 112 नंबर डायल करके पुलिस को जानकारी दी है कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी और उसी को जो है लूट का आरोपी बना दिया गया। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो अब तो एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पर श्याम सिंह जी कि लोगों के साथ अगर ऐसी कोई घटना होती छोटी मोटी तो उनको तो डर लगेगा थाने जाने से। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मित्र पुलिस की बात जो सरकारों की तरफ से की जाती है, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ से की जाती है, वो तो बेकार है। चाहे पिछली सरकारें रही हो, चाहे ये सरकार हो, हर सरकार में मित्र पुलिस की बात की जाती है, लेकिन पुलिस कितना मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रही है ऐसी खबरों से तो बिल्कुल नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से ये कहानी तैयार की गई है, देखिए उस घटनाक्रम पर नजर डालें तो जो जानकारी प्राप्त हुई है कि 11:20 पर एक व्यक्ति के साथ लूट हो रही है, दूसरे के साथ 11:40 पर लूट हुई है, तीसरे के साथ 12:20 लूट हुई है। घटनाक्रम 3 हुए। क्या किया पुलिस ने खेल? 11:20 पर जिसके साथ लूट हो रही है उसको तो वादी बना दिया, 11:40 पर जिसके साथ लूट हो रही है उसको गवाह बना दिया, और जिसको 12:20 पर जिसके साथ घटना घटी है उसको आरोपी बना दिया। इतनी अच्छी कहानी रची गई है। यदि ऐसा होता रहेगा तो कौन 112 नंबर डायल करेगा। बिल्कुल। शिववीर, जैसे आप कह रहे हैं कि आप थाने में गए थे, दोबारा गए थे एसीपी के पास, उनका क्या कुछ कहना है? कितना और वक्त लगेगा, जांच करेंगे? और कितने बार आप जा चुके हैं पता करने की, आप जांच कब करेंगे सर? शिववीर, हम चाहेंगे अपने फोन को अनम्यूट कर लें आप। कहां से होगा भाई? आवाज आ रही है सर? जी शिववीर, आपकी आवाज आ रही है जी। ये कह रहे सर, पहले तो कमिश्नर साहब के यहाँ पे हमने जाकर के दे दिया, और जाकर के हम उस दिन एसीपी साहब के यहाँ भी गए और डीसीपी साउथ जो हमारे यहाँ है उनके यहाँ भी जाके अवगत करा दिया। सब जगह से आश्वासन केवल जांच का ही मिल रहा है। तो जांच प्रक्रिया में कहीं न कहीं जो हमारे गुजरनी इंस्पेक्टर हैं, कहीं न कहीं ये जांच प्रक्रिया में प्रभावी है, इनका प्रभाव है, इसीलिए हमारी जांच निष्पक्ष नहीं हो पा रही। तो क्या आप कहीं न कहीं आप क्या दोबारा कोशिश करेंगे कमिश्नरेट जाने की, कमिश्नर ऑफिस जाने की, वहां बताने की? आपने जांच की बात कही, वहां जांच के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है, या फिर हमें समय बताएं कब तक जांच आप करेंगे? सर मैं बार बार जाऊंगा, जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाएगा मैं हर जगह जाऊंगा। मैं कमिश्नर जी के यहाँ जाऊंगा, मैं न्यायालय भी जाऊंगा, मैं आप लोगों को समझ भी प्रस्तुत होऊंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, और मुझको निष्पक्ष न्याय चाहिए सर। बिल्कुल, आपका जो जज्बा है, जोश है, उससे तो लगता है आपको न्याय बिल्कुल मिलेगा, और जो जिम्मेदार है वो सलाखों के पीछे होगा, उस पर कार्रवाई होगी। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, कर्नल मनोज। कर्नल मनोज, आप अपनी बात कह सकते हैं। अरे भैया, जो पुलिस की वर्दी पहनता है, जो बेल्ट की नौकरी करता है, उसी को पता होता है बेल्ट की क्या क्या शिकायत होती है। भाई साहब लोग 3 बैठे हैं ना, किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान चीज होता है। जरा आप बोलिए जाके फील्ड में काम करे, पुलिस वाले 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, उनके लिए कोई रेस्ट नहीं होता है। बात करना बहुत आसान होता है, नौकरी करे तब ना पता चले। भाई साहब, बेल्ट की नौकरी हो जब भाई साहब लोग बैठे हैं ना, किसी की कमी निकालना बहुत आसान है। अरे महोदय, शुक्रिया आपकी राय के लिए। हमारे पिताजी बेल्ट की नौकरी कर। शिववीर, आप ही के पास आएंगे। आपके जो वकील हैं इस पूरे मामले को लेकर, उनका क्या कुछ कहना है? अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगला स्टेप यही होगा कि सर हम न्यायालय में जाकर पूरे साक्ष्य हमने प्रस्तुत किए, न्यायालय से के द्वारा हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। न्यायालय के द्वारा हम इन पे जो भी होगा हम निष्पक्ष जांच बिल्कुल। अगर पुलिस खुद कुछ नहीं करेगी तो आपके पास एक रास्ता यही बचता है कि आप न्यायालय जाएं, और न्यायालय जो है
वो फिर अपना काम करेगा। और जो न्यायालय जब काम करेगा वो पूरा निष्पक्ष होगा, उस पर हमको भी विश्वास है, आपको विश्वास है, सबको विश्वास है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और के न्यूज़ की कोशिश रहेगी कि इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन जरूर ध्यान दे और इस पर कार्रवाई जरूर करे, क्योंकि जो पूरा मामला है बहुत हैरान करने वाला है। अगर इस पूरे मामले का निष्पक्ष जांच नहीं हुई और कार्रवाई नहीं हुई जो जिम्मेदार हैं, तो लोगों का जो विश्वास है पुलिस पर वो कम होगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ये न्यूज़ की खबर का सीएम योगी ने लिया है संज्ञान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने के न्यूज़ की खबर का संज्ञान लिया है। सीएम योगी के निर्देशन पर ज्योति अवस्थी को हटाया गया है। काफी वक्त से ज्योति अवस्थी आलमबाग टनल की इंचार्ज थी, दबंग इंचार्ज थी। उन्होंने एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर जो यात्री है उसके साथ मारपीट कर रही हैं। इसके पहले के न्यूज़ के जो हमारे संवाददाता हैं भरत सेठी, उनके साथ भी अभद्रता की गई थी, जिसको लेकर हमने लगातार खबर चलाई थी और अब खबर का असर हुआ है। 23 जून को के न्यूज़ की टीम पर भी हमला हुआ था इसी टर्मिनल पर, जब हमारे संवाददाता भरत सेठी वहां पहुंचे थे। और इसलिए पहुंचे थे क्योंकि लखनऊ राजधानी में लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे थे और ये पहुंचे थे कि जो मास्क है, तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि मास्क का उपयोग जरूर करें, खासकर सार्वजनिक स्थलों पर। और जब टर्मिनल के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इंचार्ज, वो मास्क नहीं लगाए थे और हमारे संवाददाता भरत सेठी का सिर्फ यही सवाल था कि जब आप लोग खुद मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो बाकी लोग मास्क कैसे लगाएंगे। तो इस पर हमारे जो संवाददाता थे भरत सेठी, उन पर भी हमला हुआ था और वहां पर काफी लोग इकट्ठा थे जो ज्योति अवस्थी के समर्थक बताए जाते हैं। तो जो टर्मिनल इंचार्ज ज्योति अवस्थी हैं वो वहां नौकरी तो करती हैं और वहां पर उनके साथ कई लोग भी इकट्ठा रहते हैं। कहा जाता है अगर ज्योति अवस्थी के ऊपर किसी ने कुछ कहा तो वो जो उनके सहयोगी हैं वो हाथापाई पर उतारू हो जाते हैं। कौन है ये लोग उनके साथ बैठते थे, उनकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई, लेकिन कुल मिलाकर के न्यूज़ ने खबर चलाई, उसका संज्ञान लिया मुख्यमंत्री ने और कार्रवाई हुई है, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। इसी खबर पर भरत सेठी हमारे साथ बने हमारे संवाददाता, जिन्होंने इस खबर को प्रमुखता से चलाया और यही पहुंचे थे सबसे पहले टर्मिनल पर जहां पर इनके साथ अभद्रता हुई, हमला करने की कोशिश हुई। वहां से निकले, उसके बाद जो एक वीडियो आया उसको भी चलाया और अब खबर का संज्ञान लिया है मुख्यमंत्री ने, कार्रवाई हुई। भरत, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि न्यूज़ की खबर का संज्ञान लिया गया, कार्रवाई हुई, संतुष्ट हैं आप? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के न्यूज़ के साथ जो घटना घटी थी और जो एक वीडियो वायरल हुआ था, दोनों मामलों का संज्ञान लिया और जो दबंग महिला थी, जो आलमबाग बस टर्मिनल इंचार्ज ज्योति अवस्थी को वहां से उनसे चार्ज छीन लिया गया। बहुत प्रयास हुए, आरएम पल्लव बोस द्वारा उनको बचाने का लगातार कोशिश की गई। जितने भी वीडियो वायरल हुए उसमें उनको निर्दोष साबित किया गया। जब हम लोगों की टीम वहां पे कवरेज करने गई थी, जब हमारे साथ घटना हुई थी, वहां पे एआरएम और आरएम सर ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि इनके ऊपर जांच की जा रही है, जांच होगी। लेकिन जांच होने के बाद जब रिपोर्ट आई, जब हम लोगों को सूत्रों से पता चला कि उनको निर्दोष साबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश थे कि कोविड के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और एयरपोर्ट और बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर कोविड के नियमों का पालन करवाया जाए। इसको लेकर 23 जून को हम अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ और एक सहयोगी शैलेंद्र द्विवेदी के साथ आलमबाग बस टर्मिनल पहुंचे थे। वहां पे कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो नहीं हो रहा था और वहां पर जो जिनको जिम्मेदारी थी, जो खुद जिम्मेदार अधिकारी थी, एयरपोर्ट टर्मिनल इंचार्ज ज्योति अवस्थी, उन्होंने खुद मास्क नहीं पहना था और 4-5 लोगों के साथ वहां पे बैठी हुई थी। फिलहाल जब हम लोग अंदर वहां पहुंचते हैं, जब फिर हमारे ऊपर अचानक हमला कर दिया जाता है, हमारे कैमरे को तोड़ा जाता है, उसका लगातार मामला चल रहा था और आरएम सर ने आश्वासन दिया था पल्लव बोस ने कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा संरक्षण था, ऊंची पहुंच रखती थी, पत्रकार हो या कोई फौजी हो या यात्री हो, अपनी जो उनकी दबंग स्टाइल बिल्कुल। भरत, एक चीज जो सामने आ रही है कि जब आप पहुंचे थे और जब आप पहुंचे थे जनहित के कार्य के लिए पहुंचे थे, कोई आपका खुद का स्वार्थ नहीं था, आप इसलिए पहुंचे थे। कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे थे, क्या लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं? अगर लोग मास्क नहीं लगा रहे तो जिम्मेदारी बनती है जो वहां पर कर्मचारी हैं, इंचार्ज हैं, कि जब वो खुद मास्क नहीं लगाएंगे तो बाकी लोग मास्क क्यों लगाएंगे। लेकिन अब सवाल इस बात का है, उस वक्त काफी लोग उनके साथ बैठे हुए थे, जो आप
के खिलाफ खड़े हो गए थे। और जब उस दिन का जो वीडियो वायरल हुआ है, कल जब हम खबर चला रहे थे, वहां पर भी कुछ शख्स जो हैं उनके सपोर्ट में आ गए, मारपीट करने लगे। वो कौन लोग हैं, उनकी कोई जानकारी हो पाई है? देखिए, बिल्कुल, जब हमारे साथ वो घटना घटित हुई थी तो उस समय भी मौके पर करीबन 3 से 4 लोग मौजूद थे। और एक कल जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें भी 4-5 लोग थे। एक मफलर और पहना हुआ था, वो भी मार रहा था उस यात्री को। कहीं ना कहीं 4 से 5 लोग उनके इर्द गिर्द रहते थे, क्योंकि उनका जो नेचर था वो भी दबंग टाइप का था। ज्योति अवस्थी को वहां के जो कुछ लोग खुद पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका जो स्टाफ था कैमरे पे आकर तो नहीं बोलता था, लेकिन हाँ, कैमरे के पीछे वो जरूर बताता कि उनका जो नेचर है, व्यवहार है, वो सही नहीं है, वो दबंग टाइप की है। उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती थी। कई सालों से लखनऊ में तैनात थी। हेडक्वार्टर द्वारा 2 बार उनका ट्रांसफर भी हुआ, गाजियाबाद में और कानपुर में। उनकी ऊंची पहुंच के चलते उन्होंने अपने ट्रांसफर तक को रुकवा दिया। फिलहाल जो उनके खास जो उनके जिला अधिकारी थे, जैसे बात करें पल्लव बोस और चाहे ARM की बात करें, उनको भी पता था कि इनके ऊपर कुछ नहीं होगा, उनका संरक्षण है, ज्योति अवस्थी को पता था। लेकिन सवाल इस बात का है भरत कि आखिर संरक्षण क्यों था? जैसा आप कह रहे हैं, जो RM हैं वो नजरअंदाज करते थे, उनकी शिकायत कोई आती थी, वो चाहते थे वो वहां बनी रहें और काफी सपोर्ट भी किया, इसी वजह से वो लगातार यहाँ बनी हुई थी। इसके पीछे क्या कारण है? जो बड़े अधिकारी हैं वो क्यों इन पर मेहरबान रहे इतने वक्त तक? अगर केन्यूज इस खबर को इतना ना चलाता तो फिर शायद कार्रवाई भी ना होती, या अभी भी पद पर बनी रहती उसी जगह। बिल्कुल, पूरी कोशिश की गई बचाने की ज्योति अवस्थी को। जब कल एक वीडियो वायरल हुआ, इससे पहले भी जब जांच के आदेश दिए उसमें भी निर्दोष साबित हुई। विभाग की एक आप देखिए, राजस्थानी देखिए, जिस तरीके से एक वीडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल के बाद एक परिवहन विभाग द्वारा एक पत्र जारी होता है। पत्र में जिस यात्री को मार पिट रही है, जिस यात्री को ये मार रही है ज्योति अवस्थी और अपने साथियों के साथ मिलकर, उसी को दोषी ठहराया जाता है। मामले का पूरा संज्ञान लिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जब योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया, उसके बाद तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई की गई। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न्यूज की खबर का संज्ञान ना लेते तो शायद ये जो मामला है लगातार दब जाता और आगे और इनका मनोबल बढ़ता। इनके जो कई ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं, चाहे वो यात्रियों के साथ हो, चाहे इनके खुद के स्टाफ हो, जो कुछ इनसे क्वारीज भी अगर लोग करते थे तब भी ये भड़क जाती थी। इनका जो नेचर है वो बताया जा रहा दबंग टाइप का है। लेकिन कहीं ना कहीं देर है पर अंधेर नहीं, इनके ऊपर कार्रवाई जरूर हुई है। अब उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इनको लगातार बचाने का प्रयास कर रहे थे, वो भी एक उनके ऊपर। बिल्कुल भरत, सवाल इस बात का ही है कि जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे आप RM की बात कर रहे हैं या बाकी अधिकारियों की बात कर रहे हैं, वो इतना मेहरबान क्यों रहते थे? इस रहस्य से भी पर्दा उठना जरूरी है भरत। जी देखिए, बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा ये आपका जो बस स्टेशन है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई कुछ पहुंच रहा हो अधिकारियों तक, उनकी जो चाहे वो बात कर ले, किसी धन की बात कर ले, इसकी पुष्टि फिलहाल के न्यूज नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं संरक्षण पूरी तरीके से था ज्योति अवस्थी के ऊपर। किसी तरीके की अगर कोई भी आंच आती तो अधिकारी उनको बचा लेते थे। इस बार भी ये हुआ, और जब हमारे तक घटना हुई उस समय भी यही हुआ कि अधिकारियों ने इनको बचाने का पूरा प्रयास किया। फिलहाल ये तो जांच का विषय है, आखिर अधिकारियों के साथ इनका जो तालमेल इतना अच्छा कैसे था। जब हम लोग के साथ घटना हुई तो तमाम मीडिया भी वहां पहुंची थी। तमाम मीडिया के लोगों ने RM पल्लव बोस को कॉल किया, बल्कि मैंने खुद RM पल्लव बोस को कॉल किया। तो पल्लव बोस का कहना था कि आप किसकी परमिशन से कवरेज करने गए? आपको भी कवरेज करने के लिए हमसे परमिशन लेनी पड़ती है, विभाग से परमिशन लेनी पड़ती। मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मामलों को, जो कोविड के बढ़ है तो उस बीच में उसको कम किया जाए। और हम लोग अगर रियलिटी चेक करने आते तो रियलिटी चेक करने के लिए भी हम लोगों को परमिशन लेनी पड़ती। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये भी कह सकते हैं। इस चीज को कहीं ना कहीं बचाने का पूरा लगातार प्रयास था और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने पूरा प्रयास हस्तक्षेप करके पूरे मामले को उन्होंने अपनी तरफ से पूरा समझा और पूरा संज्ञान लिया। और तत्काल प्रभाव से जो दबंग महिला थी, जो दबंग ज्योति अवस्थी थी, उसको उनसे चार्ज छीन लिया गया। अब आगे टीम गठित कर दी गई है। आगे अब देखने वाली बात है कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल, कार्रवाई क्या होती है और जिनकी मेहरबानी थी, जो बाकी अधिकारी हैं, उन पर क्या कार्रवाई होती, क्या कारण है जो इतना मेहरबान थे उनके ऊपर अधिकारी। लेकिन कुल मिलाकर ये अच्छा रहेगा कि जो ये टर्मिनल था आलमबाग, वहां पर जो गुंडों का जमावड़ा लगता था, जो आसपास ज्योति अवस्थी के साथ मौजूद रहते थे, वो अब नजर नहीं आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया भरत तमाम जानकारी के लिए। तो हम बात कर रहे थे लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र की खबर का संज्ञान लिया और आलमबाग टर्मिनल इंचार्ज ज्योति अवस्थी को हटा दिया है। एक दबंग
महिला के तौर पर पहचान थी ज्योति अवस्थी की और यात्रियों के साथ अभद्रता करती नजर आती हैं और के न्यूज की टीम के साथ भी हमला हुआ था। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का